Good morning, dear student. This is part 3 of chapter number 5, that is When People Rebel 1857 and After. In our second video, we discussed that why peasants and sepoys started revolt or started regression against the Britishers. Okay, हमने अच्छे से वो डिस्कस किया था कि क्या क्या रीज़न रहे थे जो सिपॉयज़ थे वो क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे जबकि वो उन्हीं के अंडर वर्क कर रहे थे, एंड ऑल्सो अबाउट द पीजेंट्स जो फार्मर्स थे, कैसे ब्रिटिशर्स उनके लैंड कैप्चर करते थे, कैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर टैक्सेस जो इंडियन पीपल थे, पीजेंट्स थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स कैसे टैक्स इम्पोज करते थे और जो उनके रिजिड मेथड होते थे टैक्स कलेक्शन के, उन सब की वजह से जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से रिग्रेशन था, उन लोगों में गुस्सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने चीज़ें देखी कि जो जितने भी रिफॉर्म्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रह के किए, रीज़न के पीछे कुछ भी रहा है, मेन मोटिव कुछ भी रहा है, बट जो उन्होंने वो रिफॉर्म किया उन सब के को लेके इंडियन पीपल का क्या रिस्पॉन्स था वो भी हमने डिस्कस किया। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट two topics mainly. First is a very little topic through the eyes of the people, लोगों ने कैसे इस रिवोल्ट को देखा। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। ठीक है, एक छोटा सा जो एक गदर आप कह सकते हो, एक छोटा सा जो विद्रोह था वो कैसे एक पॉपुलर रिबेलियन स्ट्रगल में जो है पॉपुलर रिबेलियन में चेंज हुआ, और फिर कैसे मेरठ टू दिल्ली वाला जो हमारा मेन जो इसके अंदर एक माइग्रेशन था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो है लोग मेरठ से दिल्ली की साइड उन्होंने माइग्रेट किया, क्या रीज़न रहे, क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या एक्टिविटीज़ हुई, वी विल ऑल डिस्कस इन आर टुडेज लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ द थ्रो द आइज़ ऑफ द पीपल। देखिए, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमारी हुई, लाइक जो नवाब थे उनकी पावर जो है वो चली गई, उसके बाद जो पीजेंट्स थे वो ब्रिटिशर से नाराज़ थे, सिपॉयज़ जो थे उनमें भी रिग्रेशन था, फिर जितने भी रिफॉर्म्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रह के किए, चाहे वो सती प्रथा का जो है उन्होंने उसको एक तरह से इलीगल प्रूव किया, फिर उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है एजुकेशन का सिस्टम पूरा चेंज किया इंडिया में रह के, और कैसे मतलब वो टोटली क्या कर रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो जितनी भी वो चीज़ें थी उन सब को जो लोग थे वो कैसे देखते थे, क्या सोचते थे वो इसके बारे में। ओके, सो जो ये रिवोल्ट हुआ था इससे क्या हुआ, लोगों का मतलब माइंड सेट जो था ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब चेंज कैसे हुआ, क्या हुआ, एक्चुअल में क्या था उस टाइम पे, एक छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। ठीक है, ये 1857 के रिवोल्ट के ही रिगार्डिंग है। क्या हुआ था, एक बार जो है इस रिवॉल्ट के टाइम पे जब ये स्टार्ट होने वाला ही था, अभी स्टार्ट हुआ नहीं था, जस्ट एक होता ना कि हर जगह पे ये लोगों का माइंडसेट था कि अब तो हमें जो है जो हम मतलब हमें अगेंस्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खड़ा होना ही है, वी हैव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो वो सारी चीज़ें लोगों के माइंड में थी और हर एक को कहीं ना कहीं ये जो लगता था, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट हो चुका था कि दैट वी हैव टू प्रोटेस्ट, हमें रेबेलियन जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लोगों का माइंडसेट बन चुका था। तो क्या हुआ, एक बार एक बहुत फेमस एक स्कॉलर थे, वो ऐसे ही कहीं पे मतलब किसी वॉइस में किसी यात्रा पे जा रहे थे, तो जो उनको नॉर्थ इंडिया वाली साइड जाना था, वो साउथ इंडिया से चले हुए थे, तो जब वो मिड में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ सिपॉयज़ उनको मिलते हैं और वो सिपॉयज़ बोलते हैं दैट कि आप जो है नॉर्थ इंडिया में अभी एंटर मत करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत मास लेवल पे, लार्ज लेवल पे रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला, और अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहीं पे जो है एक तरह से फंस के रह जाओगे, तो वो उनको मना कर देते हैं। ऐसे ही एक उस टाइम पे 1857 की रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही एक सिंपल एक कॉमन जो है सिपाही थे, जो एक तरह से प्रमोशन होते होते सूबेदार एक रैंक होती थी उस टाइम पे, जो सूबेदार थे वो बन जाते हैं। तो वो जो सूबेदार थे पर्सन वो थे तो इंडियन, बट वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। ओके,
तो उन्होंने भी क्या किया, वो ब्रिटिशर्स के साथ है, इसलिए जब ये रिवोल्ट हुआ 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया इस रिवॉल्यूशन को रिप्रेस्ड करने में, इस रिवॉल्यूशन को दबाने में। एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट, उस सूबेदार का खुद का जो सन था वो इस रिवोल्ट में इंक्लूड था, मीन्स वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़ा था, और उस सूबेदार ने अपनी खुद की आइज से अपने ही सन को जो है हैंग टू डेथ होते देखा है। तो ये कितनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन रही होगी, और ये सारी चीज़ें उसी सूबेदार ने अपनी एक मतलब उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में जो है उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखे थे। तो मीन्स लोगों का जो माइंड सेट था ना, मीन्स लोग क्या कर रहे थे, रिवोल्ट को लेके हर कोई अवेयर था, हर किसी को पता था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा, बहुत जो है एक तरह से एक्सप्लॉइटिव जिसको आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला, हर किसी के माइंड में चीज़ थी। ठीक है, अब ये जो म्यूटिनी मीन्स एक छोटी सी जो लड़ाई, एक छोटा सा जो एक गदर आप कह सकते हो, वो कैसे एक पॉपुलर रिबेलियन बन जाता है। ठीक है, अब हमें वो देखना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो 1857 जो हुई उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्यों स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न रहे, तो कैसे पहले जो नवाब थे उनकी पावर चली जाती है, फिर जो पीजेंट्स है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंडियन पीपल पे वो क्या करते हैं, वो पीजेंट्स के ऊपर टैक्सेस लगाना इम्पोज कर देते हैं, ज़मींदार्स को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सिपॉइज़ हैं वो भी उनसे नाराज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में चीज़ एंटर कर जाती है कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। ऊपर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे ऐसे लॉज बनाती है इंडिया के अंदर, जिसको लेके लोगों में बहुत सारा गुस्सा होता है। जितने भी उस टाइम पे लोकल रूलर्स थे, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, ये सब भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनकी जो एक प्राइवेसी होती है एक रूरल एरिया की, जहाँ पे कोई भी किंग रूल करता है, उन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्टर्ब कर रही थी। कोई भी जो है पीसफुली अपना वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सबकी पावर्स छीन ली गई थी। जो बहादुर शाह जफर थे, लास्ट मुगल एम्पायर, उनकी पावर छीन ली गई, उनको रेड फोर्ट से जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। उनके जो आगे की जो जनरेशन थी, उनसे जो है एम्पायर होने का जो राइट था वो छीन लिया गया। मीन्स ये सारी चीज़ें क्या बन रही हैं, स्टेप बाय स्टेप एक होता है ना, एक स्टेयर बनती जा रही है कि हम 1 बाय 1 स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, और फिर हमें उस लास्ट स्टेज 1857 पे जाना है, जहाँ पे ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो म्यूटनी है वो कैसे एक पॉपुलर रेबेलियन बनता है, तो इस चीज़ के लिए जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो चुका होता है लोगों के माइंड में। अब कोई स्ट्रगल, देखिए एक सिंपल स्ट्रगल तो हर किसी कंट्री में होती रहती हैं, हर किसी लोकल जो एरिया है वहाँ पे होते हैं, हर एक किंग के रूल में होते हैं स्ट्रगल, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो है, आप किसी को कितना भी आप हैप्पी करने की कोशिश कीजिए, बट कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो छोटे मोटे स्ट्रगल चलते रहते हैं। बट जब एक स्ट्रगल किसी स्टेट को ब्रेक डाउन कर दे, मतलब उस स्ट्रगल की इतनी पावर हो कि वो कोई स्टेट ही ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रगल होता है, और वो ही स्ट्रगल जो है एक रेबेलियन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक बहुत बड़ा विद्रोह बन जाता है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए देखिए, बहुत लार्ज लेवल पे या बहुत ही मास लेवल पे किसी स्ट्रगल को जो है अंजाम देना, उसको स्टार्ट करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डेवलप पीपल। ओके, हमें लोगों को मतलब हमें ऐसी सिचुएशन अराइज करनी पड़ती हैं, ऐसी जो है लोगों को इस टाइप से रेडी करना पड़ता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको एक तरह से उनके आसपास जो है ऐसे कम्युनिकेटिव मेथड्स यूज़ करने होते हैं जिससे कि लोग एक रहें, आपस में उनका कोऑपरेशन हो, उनका लिंक हो, वो एक दूसरे की एक्टिविटी से अवेयर रहें। ओके, एंड वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। मतलब अगर आप किसी स्ट्रगल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज़ का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और आपके अंदर इतना जो है पावर भी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को चेंज कर सके, आप सारी चीज़ें हैंडल कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, एक स्ट्रगल के लिए एक स्ट्रगल को रेबेलियन में चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें होना मस्ट होता है। ठीक है, आप मतलब
इंडिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर लोगों को एक करना, लोगों की जो फीलिंग है या जो उनकी प्रिपरेशन जो वो लोग कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक करना, सबके बीच में कोऑपरेशन होना, सबके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस होना स्पेशली, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है। सो सच अ सिचुएशन डेवलप इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती हैं। ओके, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, बट इतना सब कुछ, मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ बहुत लार्ज लेवल पे हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक होता है ना जड़ें, उसकी जो एक तरह से रूट्स थी, उसको इस रिवोल्ट ने हिला के रख दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, लोगों के अंदर जो इतने लॉन्ग टाइम से जो रिग्रेशन भरा हुआ था, जो लोगों के अंदर गुस्सा था, जो लोगों के अंदर एक रिवेंज वाली जो फीलिंग थी, वो अब इस टाइम तक आते आते जो है इतनी ज़्यादा उनके अंदर भर जाती है, वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं इस टाइम तक आते आते, कि अब उनके लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत टिपिकल होता है, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये जो सारी सिचुएशन है वो नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप होती है, ठीक है। आई विल शो यू मैप, विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली कि नॉर्थ इंडिया में किन किन पॉइंट्स पे 1857 में जो रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था। ओके, लेट्स हैव अ लुक। yes student, these are the important centers of 1857 revolution। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिल्ली के पास में, यहाँ पे ये मेरठ है, दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे रायबरेली, लखनऊ, एमपी में ग्वालियर है, एमपी में ही झांसी है, यूपी में कानपुर, यूपी में ही इलाहाबाद है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक एरिया है, उसके बाद पटना, अराहा, ये देखिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, यू हैव टू रिमेंबर इट। बैरकपुर जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहीं से 1857 की रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग भी होती है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर है जाके जो टर्न आता है उसके ऊपर, उसके नीचे कोलकाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है सतारा, ठीक है। तो ये जो थे, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, जहाँ जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। मेनली देखिए सारे के सारे जो नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया के ही जो है सेंटर्स आते हैं इसमें, जहाँ पे जो रिवॉल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन, मेरठ, दिल्ली, रायबरेली, लखनऊ, देखिए लखनऊ में बहुत सारे, यूपी में रायबरेली है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद ये बनारस, ये सारे जो हैं नेम, ये सारे जो सिटीज़ हैं, ये जो सारे जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है वो यूपी के हैं। दिल्ली के पास मेरठ है, एमपी में जो है आपके 2 हैं, ग्वालियर और झांसी। झांसी आपको पता है इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट जो लीजेंड है हमारे इंडिया के अंदर, जिनको आज भी लोग याद रखते हैं। और ये महाराष्ट्र में है सतारा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखिए नीचे कोलकाता, और उसके जस्ट ऊपर है जो 23 डिग्री की हमारी लाइन जाती है ना, उसके बिल्कुल नीचे बैरकपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसके रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक स्टोरी है, आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। तो आई होप कि आपको पॉइंट्स एटलीस्ट जो है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, इम्पोर्टेंट जो रिवोल्ट था वो यहाँ पे हुआ था। सो स्टूडेंट, the English East India Company faced a massive revolt in May 1857। ओके, मई 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बहुत बड़ा जो है रिवोल्ट फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है वाई, तो वाई वाला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नवाब रोज दे पावर, पीजेंट्स हैव ए ग्रेट रिग्रेशन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, सिपॉयज़ का क्या रीज़न रहा था, उसके बाद रिफॉर्म्स जो हुए थे उससे कैसे इंडियन पीपल हर्ट हो रहे थे, और जो हमने एक वो रीज़न किया था ना कार्ट्रेज वाला, जिसमें वो कारतूसों को ऊपर से छील के माउथ से छील के यूज़ करना होता था, जिसके ऊपर ऐसा एक रूमर फैली थी कि उसके ऊपर जो पिग और काव है उनकी जो स्किन है, मतलब उससे ग्रीस किया है उसको, तो वो वाला भी रीज़न था, ठीक है। उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो रीज़न थे
ये इस रिवोल्ट के थे, ठीक है। अब सिपॉइज जो थे म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, ठीक है। जितने भी सिपॉइज थे उन सब ने जो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट किया, ये जो म्यूटिनेटरी स्टार्ट की थी, वो स्पेशली जो मेरठ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है। सो बिगेस्ट एम रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म, सबसे मेन जो एम क्या था वो रेजिस्टेंस करना, किसका विरोध करना? कॉलोनियलिज्म का। मींस जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने इंडिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, इंडिया पे वो रूल कर रहे थे, तो उसी को कॉलोनियलिज्म बोलते थे और उसी का रिवोल्ट करना, उसके अगेंस्ट जो है खड़ा होना इनका सबसे बड़ा एम था। तो अब ये होगा कैसे, ठीक है। अभी तक तो हमने बैकग्राउंड देख लिया कि ठीक है बहुत बड़े रिबेलियन में चेंज हो जाती है, क्या क्या रीज़न रहे हैं, बट ये मेनली स्टार्ट कैसे होता है। तो अब एक्चुअल में जो वॉयज़ है, यात्रा है या जो वे है हमारा स्टार्ट होता है। सो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब मेरठ टू दिल्ली मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है वो मेरठ से अब दिल्ली जाएगा, ठीक है। अब मेरठ से दिल्ली कैसे जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, डेट याद रखनी है, 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे हैं, ठीक है, ही वॉज हैंग टू डेथ। ये सीधा से क्वेश्चन आ गया आपके पास। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ, वाई, ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे ना, मंगल पांडे, हु इज़ ही, कि कौन था वो, उसको क्यों हैंग टू डेथ किया गया था, ऐसा उसने क्या किया था और उनकी एंट्री एकदम से कैसे होती है। तो मंगल पांडे कौन थे? ही वॉज अ सिपॉय, ठीक है, वो एक सिपॉय थे, एक सिपाही थे, इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने क्या किया, ये जो पीछे हमने रीज़न किया था ना कार्ट्रिज वाला, कि जिसमें कारतूसों को ऊपर से छील के यूज़ करना होता था, फिर उनको गन में लोड करना होता था, और ऐसा एक रूमर फैली थी कि उसके ऊपर पिग और जो काऊ है उसकी जो स्किन है उसको ग्रीस किया गया, मतलब उससे बनाया हुआ है, और जो काऊ है वो हिंदुओं के लिए और जो पिग है वो मुस्लिम्स पीपल के लिए। बहुत ज़्यादा जो है उनके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है ना वो इन दोनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो मंगल पांडे जो थे ना वो बड़े अग्रेसिव नेचर थे, मतलब वो एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी भी थे। एंड यू कैन ऑल्सो से कि वो इंडियन जो रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसमें सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी थे वो मंगल पांडे ही थे। अब उन्होंने क्या किया, उनका एक ही लॉजिक था, वो एक ही चीज़ सोचते थे कि इतना सब कुछ हम सहन करते आ रहे हैं फिर भी हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें जस्ट क्या सहन करना पड़ा, हमें टॉर्चर सहन करना पड़ा है, हमें ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम एक उनके लिए सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो ब्रिटिशर्स जो सिपॉइज़ हैं उनको फुल रिस्पेक्ट मिलती है, उनको अच्छा सैलरी पैकेज है, और हम लोगों के साथ क्या है, हम लोगों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी डॉग के साथ भी ट्रीट नहीं करता है कोई। तो उनके माइंड में वो भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेशन में थे कि हम इनको क्यों ओबे कर रहे हैं, हमारी ही लैंड है, हमारे रिसोर्सेज, हमारी कंट्री, और ऊपर से ये लोग कहीं से भी आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं एंड वी ऑल आर ओबेइंग देम, व्हाई। सो उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कि ठीक है जब हम रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट के साथ मर तो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो वर्क करते थे वहाँ पे उनके एक ऑफिसर थे, बैरकपुर अभी आपको बताया था ना मैंने, आई जस्ट हैव शो यू इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता के जस्ट ऊपर बैरकपुर था। तो वहाँ पे बैरकपुर में जो है उन्होंने अपने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया तो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया और 29 मार्च 1857 को उनको हैंग टू डेथ कर दिया। अब देखिए उनको तो हैंग टू डेथ कर दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स को लगा कि ठीक है केस ख़त्म हो गया, अब सब कुछ ख़त्म, पहले की तरह नॉर्मल पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा, बट ये उनकी मेजर मिस्टेक थी। ओके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब आपकी मतलब आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी पार्टनर को, आपका जो कलीग है उसको कोई हर्ट कर रहा है, उसको कोई मार रहा है, तो क्या बाकी सब आराम से बैठेंगे? कभी भी नहीं। तो सिपॉइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। ओके अब उन्होंने क्या किया, उन सब लोगों ने भी, जितने भी बाकी रेजिमेंट के अंदर सिपॉइज थे उन सब ने भी मना कर दिया कि वी आर नॉट रेडी टू यूज़ द न्यू कार्ट्रिजेस, हम उन कारतूसों को यूज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। अब वाई, इसका रीज़न आप सबको पता है, ठीक है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं।
तो क्या हुआ, जितने भी लोगों को ये था सस्पेक्टेड दैट कार्ट्रिजेस वर बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, तो जिन जिन को था उन्होंने तो मना कर दिया। अब उनमें से क्या हुआ, ब्रिटिशर ने 85 सिपाहीज जो थे उनको डिसमिस्ड कर दिया उनकी सर्विस से, ठीक है, और उनको 10 ईयर के लिए जेल भेज दिया, प्रिजन में उनको डाल दिया 85 सिपाहीज को। अब 85 को डाला ना, तो उनको क्या लगा, उनको लगा कि जब इतने जो है लार्ज नंबर में हम सिपाहीज को जेल में डालेंगे, उनको सर्विस से डिसमिस करेंगे, तो बाकी लोग डर जाएंगे, ठीक है। बट वी आर इंडियन एज यू ऑल नो, और हम इंडियंस इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। तो वही इंडियन सिपाहीज के साथ उस टाइम पे हुआ। 85 सिपाहीज को उन्होंने डिसमिस किया, उन्होंने प्रिजन में डाला, बट जो अदर सोल्जर्स थे उनको इस चीज़ से एक बूस्टर मिला, और अब उनका जो एक तरह से उनकी जो डेस्टिनी थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, उनका जो माइंड था वो प्रॉपरली सेट हो चुका था, एंड नाउ दे आर फुली कॉन्फिडेंट दैट नाउ वी हैव टू स्ट्रगल। अब हमें अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आज हम नहीं करेंगे तो जो आज इनके साथ हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। जिसको आज मंगल पांडे जैसे सोल्जर को आज इन्होंने हैंग टू डेथ किया, कल किसी को भी कर सकते हैं। और अगर हम नहीं बोलेंगे, इनको लगेगा हम इनसे डर चुके हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड हमें वो ही उनको नहीं करने देना है। दैट्स वाई उस टाइम पे एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर चली पूरे इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिससे कि जितने सिपाही, पीजेंट्स या फार्मर्स, जितने भी फीमेल मेल मेंबर जितने भी सोसाइटी में थे, वो सब अब रेडी थे, उनका माइंड सेट रेडी था दैट वी हैव टू स्ट्रगल नाउ, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, एक ही ड्रीम है, एक ही एम है, एक ही हमारा जो है एक तरह से फोकस पॉइंट है, कंसंट्रेशन पॉइंट है, वो है स्ट्रगल। हमें अब इनके अगेंस्ट रिबल करना है, ओके। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चीज़ें डिसाइड होती हैं, वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कनेक्टिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।